हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सक्लूसिव झारखंड की 10 सबसे बड़ी खबरों को, और यह खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर को। तो आज की पहली खबर है हमारी जेपीएससी और एसएससी से जुड़ी हुई। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की। बोकारो धनबाद में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही हटी, उर्दू जुड़ी। आपको पता है कि बहुत दिनों से बोकारो और धनबाद में भोजपुरी और मगही को हटाने के लिए आंदोलन हो रहे थे। उनमें से कांग्रेस ने भोजपुरी मगही को हटाने की मांग की थी, और अभी कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग ने भोजपुरी और मगही को हटा दिया है। नई सूची जारी की गई है। किस जिले में कौन सी भाषा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रांची में आपका कुडू, खड़िया, मुंडारी है। लोहरदगा में कुडू, कसूर, बिरजिया है। गुमला में इसी तरह की आपकी और भी भाषाएं हैं। तो आप इन्हें यदि देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगली खबर है। इंसाफ विशेष अदालत ने 14 साल के बाद सुनाई सजा। जी हां, अहमदाबाद विस्फोट के मामले में 38 को सजा, 11 को उम्र कैद। अदालत ने 7,000 से ज़्यादा पन्नों के फैसले के मामले में दुर्लभतम बताया। देखिए, देश में पहली बार एक साथ 48 लोगों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद दी गई है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला है हमारे देश का, और ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दिया गया था। सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें कि 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पे। हमारी अगली खबर है झारखंड में केसीसी से जुड़ी हुई। केसीसी ऋण में तेजी लाने का निर्देश। जी हां, विधायक बंधु तिर्की ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय बैंक समिति के साथ कृषि ऋण लोन माफी केसीसी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों से केसीसी की स्वीकृति, लोन माफी व अन्य कार्य की जानकारी ली, और उन्हें इस कार्य में तेजी लाने व छोटे व परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों की प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने झारखंड प्रखंड मुख्यालय परिसर में कोरोना व वज्रपात से मृत लोगों के स्वजनों के बीच 5,50,000 की मुआवजा राशि, विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 29 लाख परिसंपत्ति का भी वितरण किया। तो विधायक बंधु तिर्की ने केसीसी ऋण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैंकर्स समिति के साथ उसकी बैठक हुई, और कोरोना से मृत लोगों के स्वजनों को भी राशि उसकी मिली गई, मुआवजा राशि। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पे। हमारी अगली खबर है 12 से 14 वर्ष के किशोरों को टीका देने की तैयारी। जी हां, 12 से 14 वर्ष के किशोरों को टीका देने की तैयारी राज्य सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर तैयार की। 23.90 लाख किशोरों की सूची। रांची में 2.11 और धनबाद में 1.94 लाख किशोरों को लगेगा टीका। राज्य में किशोरों की सबसे कम आबादी लोहरदगा में है, 33,457, और खूंटी में 38,535 तय की गई है। तो कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार हर आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने में जुटी है। अब 12 से 14 साल के करीब 23.90 लाख किशोरों को टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे करीब 23.90 लाख किशोरों को चिन्हित किया है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने टीकाकरण का समय निर्धारित नहीं किया है, लेकिन मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी शुरुआत होने की संभावना है। तो मार्च के प्रथम सप्ताह में 12 से 14 वर्ष के किशोरों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। कोडरमा में 15 से 17 साल के 99.40% किशोरों को पहला डोज लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं से संबंधित। तो 20% बढ़ा कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं का मानदेय। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं के मानदेय में 20% की वृद्धि की है। इन विद्यालयों के अलावा राज्य बजट से संचालित 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है। बढ़े हुए मानदेय का लाभ अनुबंध पर कार्यरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक दोनों श्रेणियों की शिक्षिकाओं को 1 अप्रैल 2021 से ही मिलेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2000 से ही उनकी बढ़ी हुई मानदेय उन्हें मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। हमारा अगला खबर है जनप्रतिनिधि से संबंधित। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज केस में अब होगा स्पीडी ट्रायल कार्रवाई। केस के त्वरित निष्पादन के लिए 6 विशेष न्यायालय का गठन। तो अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो केस हैं उसमें अब स्पीड ट्रायल होगा, उसके लिए 6 विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हैं आपराधिक मामले। विधानसभा चुनाव के दौरान दायर किए गए एफिडेविट के अनुसार वर्तमान में झारखंड विधानसभा के 81 विधायकों में से 44 विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें कांग्रेस के 8, भाजपा के 13, झामुमो के
17 एनसीपी, आरजेडी, आजसू एवं सीपीएमएल के एक विधायक शामिल हैं। तो राज्य के विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज केसों की संख्या करीब 165 है। अब इन मामलों में स्पीडी ट्रायल की तैयारी शुरू की गई है। मुख्यालय स्तर से यह निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया गया है। मामले में पूर्व से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इस आधार पर पुलिस स्तर से हर माह हाईकोर्ट को रिपोर्ट देनी होती है। तो अब हर एक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो दर्ज केस हैं अब उसमें स्पीडी ट्रायल होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर रिम्स से संबंधित है। तो रिम्स के रवैये से हाईकोर्ट नाराज, कहा जो मन होगा सो करेंगे, राजा है क्या। कांके के तत्कालीन सीईओ ने बिना शर्त मांगी माफ़ी। तो रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था का मामला 25 फरवरी को दोबारा होगी मामले की सुनवाई। तो झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए रिम्स की कार्यशैली पर कड़ा नाराजगी जताई है और मौखिक टिप्पणी की है कि जो मन होगा सो करेंगे, राजा है क्या। खंडपीठ ने पूछा कि रिम्स में खाली पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया। यानी कि रिम्स की अव्यवस्था को देखकर हाईकोर्ट ने रिम्स को लगाई है फटकार, बोला कि जो मन होगा सो करेंगे, राजा है क्या। तो इस प्रकार से फटकार लगाई हाईकोर्ट ने। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में निःशक्तत्वों के आधार के आरक्षण में त्रुटि। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 552 पदों पर की जा रही नियमित रेगुलर नियुक्ति में निःशक्तों के लिए आरक्षण प्रावधान में त्रुटि है। सभी विश्वविद्यालय में कुल 552 पदों में सिर्फ लो विजन के लिए 257 पद आरक्षित हैं। अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार महतो सहित अन्य अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा महानिदेशक व जेपीएससी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही सुधारने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन जारी। तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन जारी। जेपीएससी द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया है। फॉर्म 25 फरवरी दिन के 12 बजे तक भरे जाएंगे। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अभ्यर्थी 11 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म में अभ्यर्थियों को 11 सेवाओं संवर्गों में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए प्राथमिकता अंकित करना होगा। अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति, खेलकूद, भूतपूर्व सैनिक व निःशक्तता के दावे के संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड होगा। सरकारी सेवक को उम्र सीमा में छूट लेने के लिए नियंत्रित पदाधिकारी विभागाध्यक्ष के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में जो निःशक्तता में आरक्षण थे और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन जारी की थी, उससे संबंधित एक खबर थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले खबर पे। अगले खबर है झारखंड में नकली दवाओं के या नशीली दवा के कारोबार से। तो नस्ली दवा के कारोबार की चल रही जांच, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई, ये कहा है मंत्री ने। तो जन सुनवाई स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुनी जनता की समस्या और बोला कि नशीली दवा के कारोबार की चल रही जांच, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। तो रक्तदान को लेकर बनेगी नीति, विधानसभा में इस पर होगी चर्चा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क किए जाएंगे सुदृढ़। राज्य के करीब 300 थाने में महिला हेल्प डेस्क की सुदृढ़ किया बनाया जाएगा। सीआईडी मुख्यालय ने इसके लिए 300 स्कूटी और 300 टैब खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूटी की खरीदारी के लिए टेक्निकल बिड खुल गया है। फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद खरीदारी की प्रक्रिया होगी। मुख्यालय की योजना प्रत्येक महिला हेल्प डेस्क को एक स्कूटी और टैब उपलब्ध कराया जाएगा। यह खरीदारी निर्भया फंड की राशि से होगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हेल्प डेस्क में एक महिला पुलिस पदाधिकारी होगी। सहयोग के लिए कुछ अन्य पुलिस पदाधिकारी भी होंगे। किसी घटना के शिकार महिला युवती को थाना जाकर किसी पुरुष पुलिसकर्मी के पास पीड़ा बताने में संकोच होता है, ऐसे में पीड़िता की सहायता के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में भी महिला हेल्प डेस्क को स्थापित करने के लिए कुछ सामानों की खरीदारी निर्भया फंड से की राशि से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है JUT से संबंधित, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो JUT इंजीनियरिंग के छात्रों को ओपन बुक परीक्षा देने की सुविधा। तो JUT में इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उसे ओपन बुक परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। BBA, BCA, M.Tech और MBA सिलेबस को मिली स्वीकृति। डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग के 3रे व 5वें सेमेस्टर के नियमित छात्र अगले सेमेस्टर में होंगे प्रमोट। तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT एकेडमिक काउंसिल ने इंजीनियरिंग व 7वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ओपन बुक परीक्षा की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए प्रश्न पत्रों का चयन करने के लिए मॉडरेटर कमेटी का गठन किया गया। परीक्षा 23 फरवरी को शुरू होगी। पूर्व में यह परीक्षा 21 फरवरी को होने वाली थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3रे व 5वें सेमेस्टर के नियमित छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट की भी स्वीकृति
प्रदान कर दी है। कुलपति प्रोफेसर विजय पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 2022 सत्र के लिए पीएचडी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संस्थानों में बीबीए और बीसीए कोर्स शुरू करने के लिए आधारभूत गाइडलाइन व अध्यादेश व सिलेबस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो यह सब निर्णय लिए गए हैं आपके JUT के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट जिसमें बोला है जुडिशरी को पैसा देने में सरकार को होता है दर्द। तो हाईकोर्ट ने बोला कि जुडिशरी न्यायपालिका को पैसा देने में सरकार को होता है दर्द। ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। मामला कोर्ट बिल्डिंग व न्यायिक अधिकारियों के आवासों और सुरक्षा तक। तो कोर्ट बिल्डिंग के कोर्ट के भवन के निर्माण के लिए न्यायिक अधिकारियों को जो आवास और सुरक्षा देते हैं उसमें संबंधित कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी को पैसा देने में सरकार को होता है दर्द। तेनूघाट कोर्ट बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग 8 वर्षों से नहीं हुई है। कोर्ट परिसर में लेडीज टॉयलेट नहीं है, इसका नहीं होना अपराध है। बोकारो में सिविल कोर्ट बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग 3 वर्षों से नहीं हुई। गिरिडीह सिविल कोर्ट की छत का प्लास्टर टूटकर गिरता है। आखिर यह झारखंड में क्या हो रहा है? खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब जुडिशरी को पैसा देना होता है तो सरकार के पेट में दर्द होने लगता है। सरकार जुडिशरी पर काफ़ी कम खर्च करती है। केंद्र पैसा देगा तब काम करेंगे। क्या खंडपीठ ने कहा कि रिपोर्ट दिखा देंगे तो सरकार का तोता उड़ जाएगा? हालात ऐसे रहे तो एजी से बजट की जांच कराई जा सकती है। ये बातें शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने कही। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा, कोर्ट बिल्डिंग व न्यायिक अधिकारियों के आवासों को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मामले की चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजिता नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर रिपोर्ट पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि जुडिशरी को पैसा देने में सरकार को होता है दर्द, क्योंकि जो कोर्ट के जो बिल्डिंग जो बन रहे हैं या फिर जो पूर्व बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा, उसकी पुताई नहीं की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है क्रिकेट जगत से संबंधित और वह है कि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध लगातार चौथी T20 सीरीज जीती। तो टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध लगातार चौथी सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है एक बहुत ही बड़े सेंसेशनल न्यूज़ है जो आप प्रतिदिन न्यूज़ों में सुनते होंगे। वह क्या है? हिजाब विवाद। तो कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा हिजाब इस्लामी धार्मिक प्रथा का जरूरी अंग नहीं है। सीधा प्रसारण रोकने की मांग करने वाली याचिका। तो सुनवाई के लिए सीधा प्रसारण रोकने की जो मांग थी उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि हिजाब इस्लाम की धार्मिक प्रथा नहीं है। इसका इस्तेमाल रोकने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावदगी ने जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की पीठ से कहा कि हमने यह रुख अपनाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अंग नहीं है। मुस्लिम समाज की कुछ लड़कियों ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार द्वारा हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने पर रोक लगाने के 5 फरवरी के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है। महाधिवक्ता ने इसका भी खंडन किया है। अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता था। उन्होंने दलील दी है कि सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं होता है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अभी भी कायम है। तो मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट ने की पूर्ण पीठ ने अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रो रवि कुमार ने कहा कि प्रसारण समाज में काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है, इससे छात्राएं परेशान हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ। पूर्वी यूक्रेन में भारी गोलाबारी, 24 घंटे में हुए 300 विस्फोट। तो पूर्वी यूक्रेन में युद्ध शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे भारी गोलाबारी चल रही है। 24 घंटे में 300 बम विस्फोट हो चुके हैं। गतिरोध के बीच रूस का आज से परमाणु अभ्यास। तो रूस की सेना ने ऐलान किया कि शनिवार को उसके सामरिक बल बड़े पैमाने पर अभ्यास करेंगे। यह घोषणा पश्चिम की आशंका के बीच की गई कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस अभ्यास की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा। इस अभ्यास की योजना कुछ समय पहले ही बनाई गई थी। तो यानी कि यूक्रेन विवाद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लिए एयर इंडिया की 3 उड़ानें अगले हफ्ते से। एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले हफ्ते से यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करेंगी। ये उड़ानें 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन रवाना की जाएंगी। एयर इंडिया के बुकिंग कार्यालय, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग शुरू कर दी गई है।
तो यूक्रेन पर मंडरा रहे संकट के बीच देश के पूर्वी हिस्से की सीमा पर भारी गोलीबारी की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया कि इस समूह के अनुसार गुरुवार को यहां 24 घंटे में 300 से ज़्यादा विस्फोट हुए। यह संख्या पिछले महीने की तुलना में करीब 4 गुना अधिक है। गौरतलब है कि अमेरिका सहित तमाम देश यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस बीच पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि अशांत पूर्वी हिस्से से चिंगारी पूरे देश में भड़क सकती है। अमेरिका ने कहा कि यह टकराव रूस की सीमा पार करने का बहाना दे सकता है। यूक्रेन के सैन्य कमांडर ने कहा कि पूर्वी स्टेनिस्कीय लुसांका गांव में हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए हैं और आधे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। धमाके 20 मिनट तक जारी रहे। निगरानीकर्ताओं के मुताबिक एक दिन में संघर्ष विराम उल्लंघन की करीब 600 घटनाएं हुई। GPS सिग्नल जाम होने पर उनके 3 ड्रोन भटक गए। मोबाइल फोन का नेटवर्क चला गया। यानी कि फिर से यूक्रेन विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें से भारी गोलीबारी वहां पे और विस्फोट होने शुरू हो गए हैं। तो आज की खबर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ। और तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि जैसे हम इस तरह की कोई वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।